नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रचंड सर्दी में लद्दाख से भागे चीनी सैनिक रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर सीमा पर भेज रहा है ड्रैगन। तो दोस्तों, डर कर भाग गया है चीनी सैनिक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भीषण जंग की तैयारी में है अमेरिका, रक्षा बजट में की भारी भरकम बढ़ोतरी, चीन के खिलाफ बड़ी रणनीति का किया आह्वान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के राफेल से डरा पाकिस्तान और चीन से J-10C विमान खरीद रहा है पाकिस्तान। राफेल के मुकाबले में कैसा है ये विमान, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी हो गए हैं शहीद और यहाँ पर कई दहशतगर्दों को किया जा रहा है ढेर। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी ने UAE का दौरा कर दिया है रद्द। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के चलते लिया गया फैसला। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। 3000 से ज्यादा लाइक का लक्ष्य है दोस्तों, तो लक्ष्य पूरा करवाइए और अपना समर्थन जरूर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि चीन और भारत से जुड़ी आ रही है। प्रचंड सर्दी में लद्दाख से भाग गए हैं चीनी सैनिक और रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर सीमा पर भेज रहा है ड्रैगन। जी हां दोस्तों, प्रचंड सर्दी के मौसम में चीन सैनिक तिब्बत और लक्ष्य में भारतीय सीमा के पास तैनाती नहीं कर पा रहा है और इस मौसम में उनके लिए सीमा पर खड़ा रहना काफी मुश्किल भरी चुनौती साबित हो रही है। और ज्यादातर सैनिकों के सीमा पर रहने से इनकार करने के बाद अब चीन ने भारतीय सीमा के पास रोबोट की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ऐसा दावा किया गया है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास जिन रोबोट्स की तैनाती कर रहा है वो ही मशीन गन चलाएंगे। तो दोस्तों, रोबोट के भर से है चीन और चीनी सैनिक ठंड के कारण भारत की सेना से मुकाबला लेने के लिए मना कर रहे हैं और वो पीछे उल्टे पांव भाग चुके हैं। देश की सेना के लिए वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। 3000 का लक्ष्य पूरा कराना जरूरी है दोस्तों। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीषण जंग की तैयारी में है अमेरिका, अपने रक्षा बजट में की भारी भरकम बढ़ोतरी, चीन के खिलाफ बड़ी रणनीति का कर दिया आह्वान। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे सुपर पावर अमेरिका जल, थल और वायु में सबसे खतरनाक हथियारों से सजी सेना है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस अमेरिका एटम बम का भी इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन अब अमेरिका अपनी इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने अपने रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि NDAA पर हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी है और इस कानून के तहत रक्षा मदों पर खर्च के लिए 786.2 अरब, जिसमें 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में 2.7% बढ़ोतरी भी शामिल है। दुनिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है और ऐसे में अमेरिका ने चीन की उड़ा दी है नींद और बड़े भीषण जंग की तैयारी में है अमेरिका। जहाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, किस देश को अमेरिका से सबसे ज्यादा खतरा है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के राफेल से डर गया है पाकिस्तान, चीन से J-10C विमान खरीद रहा है पाकिस्तान। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि J-10C को चीनी वायुसेना का एक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन ये राफेल की अत्याधुनिक क्षमताओं की तुलना में काफी पीछे है। जी हाँ दोस्तों, चीनी मीडिया इसे राफेल की क्षमता के बराबर का लड़ाकू विमान बताती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। राफेल की अत्याधुनिक क्षमता, बेहतर सेंसर और इसकी युद्ध क्षमता इसे J-10C से अलग बनाती है। तो दोस्तों, चाइना की J-10C और भारत के पास जो राफेल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आपको बता दें कि चीन इसका दुष्प्रचार करके पाकिस्तान को बेच रहा है, ये कह के कि राफेल का मुकाबला इससे किया जा सकता है, और पाकिस्तान भी ये बेवकूफ़ी कर ही रहा है क्योंकि उसने इस विमान को खरीद भी लिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने एक तरीके से कर लिया है अपना पैसा बर्बाद और राफेल के बराबरी में जो लड़ाकू विमान उसने खरीदा है वो राफेल के आगे 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। तो फिर से चीन ने बनाया है पाकिस्तान को बेवकूफ। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी हो गए हैं शहीद, वहीं दहशतगर्दों की भी बजाई जा रही है बैंड। जी हाँ
दोस्तों, अनंतनाग जिले के शाहबाद वेरीनाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। अनंतनाग में हुई प्रारंभिक गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एक घायल पुलिसकर्मी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है, वो शहीद हो गए हैं और 2 आतंकवादियों में से एक फंसा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अनंतनाग जिले के शाहबाद वेरीनाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग में हुई इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के शोपिया के चौगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया रद्द। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रद्द हो गया है। साल के शुरुआत में वो संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाने वाले थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। बता दें कि ये पीएम मोदी का साल 2022 का पहला विदेश दौरा होता और इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि दोनों पक्ष साल के पहले सप्ताह में 6 जनवरी के आसपास करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन पीएम के इस दौरे की तारीख अभी सामने नहीं आई थी। वहीं याद दिला दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में 4 देशों के एक नए समूह में शामिल हुए हैं। ये समूह व्यापार और निवेश से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की मंशा से गठित किया गया है और इस समूह में अमेरिका और इजराइल भी शामिल है। 2015 में पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया था। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध में मजबूती बढ़ी है। तो दोस्तों, भारत और यूएई के बीच के संबंध में मजबूती बढ़ गई है और इसी बीच जाने वाले थे यूएई प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते उन्होंने अपना फैसला टाल दिया है। बड़ी खबर की तरफ। पीएम की कानपुर रैली में साजिश पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सपा के 5 नेता कर लिए गए गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली में हिंसा की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश रचने और गाड़ी में तोड़ फोड़ करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पीएम मोदी के कानपुर दौरे के दौरान तोड़फोड़ व मारपीट के मामले में पुलिस ने नौबस्ता थाने में मामला दर्ज किया है और अब तक 5 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आरोप है कि सपा नेताओं ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में फसाद कराने की कोशिश में गाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी की थी और इसका वीडियो भी वायरल किया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा तथा दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा बुधवार को सुबह 8:30 बजे छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अधिकांश स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर यहां पर जबरदस्त ठंड देखने को मिली है और पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी जा पहुंचा है। तो दोस्तों, ठंड से रहिए सावधान, सारे जरूरी उपाय कीजिए और ठंड से बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर चेतावनी जारी कर दी है और कई हिस्सों में तो आंधी तूफान भी आने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुले मंच से ऐलान। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा और वृंदावन की है तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 दिसंबर को अमरोहा जिले में कई विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया और इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सभा में आई जनता से पूछा कि पिछली गाती थी कि नहीं, अब कांवड़ यात्रा निकलती है, अब तो कोई रोक टोक नहीं है ना। इस पर जनता ने हामी भरी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या कांवड़ यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार निकालती, क्या कांग्रेस या बसपा की सरकारों में ये निकाली गई? दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सपा, बसपा, कांग्रेस में थी क्या? इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में मौजूद लोगों को याद दिलाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन आस्था से जुड़े तीर्थ स्थलों, मंदिरों इत्यादि का फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य
प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रिज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन पर राहत बड़ी खबर। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला कोरोना वायरस के नए रूप का तोड़। जी हां दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अभी तक 804 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस वेरिएंट के लिए एंटीबॉडी की खोज कर रहे हैं और हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडीज का पता लगा लिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं पहाड़ों को चीरकर सेना के लिए बना दिया रास्ता, चीन रहे खबरदार। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल पर पहले से ही बुरी नजर, डोकलाम और फिर लद्दाख में दुस्साहस देख भारत ने चीन से लगती सीमा पर अपनी रक्षा तैयारियों को काफी पुख्ता कर दिया है। बॉर्डर तक बड़े हथियार और अतिरिक्त सैनिकों की फौरन तैनाती के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कहा है कि आज के अनिश्चित माहौल में किसी भी तरह के संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तैयारी में पहाड़ों को चीरकर सेना के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। बॉर्डर के करीब ऐसे ही 2 क्षेत्रों में दमदार पुल खड़े किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने हाल ही में 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है और इन 24 पुलों में से 9 जम्मू कश्मीर, 5 लद्दाख और 5 हिमाचल प्रदेश में और 3 उत्तराखंड में है। इसी के साथ एक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी है। 3 सड़कों में से 2 लद्दाख में और 1 पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों अब पहाड़ों को चीरकर चीन के भीतर घुसेगी देश की सेना और इसके लिए मोदी सरकार ने कर दिया है पुख्ता इंतजाम। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिए। ध्यान रहे 2000 लाइक से ज्यादा का लक्ष्य है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सैन्य कमांडर का बड़ा बयान, आतंकियों से भी खतरनाक है। ओवर द ग्राउंड वर्कर पाकिस्तान के इशारे पर फैलाते हैं हिंसा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से भी खतरनाक है ओवर ग्राउंड वर्कर, जो पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में भटके हुए युवाओं की आर्थिक मदद कर उनके जरिए हिंसा फैलाते हैं। ये बात यहां आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के पहले दिन मंगलवार को उद्घाटन भाषण में चिनार कोर के जीसीओ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कही है। स्थानीय कैंट में सैन्य कमांडर ने आतंकवाद से गतिशील तरीकों से निपटा जा रहा है। ओवर द ग्राउंड वर्कर उस पाकिस्तानी नेटवर्क का हिस्सा है घाटी में शांति लाने के लिए जिनसे निपटना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इशारों पर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो आतंकवाद तो नहीं, उनको ओवर द ग्राउंड वर्कर कहा जाता है। और सैन्य कमांडर का ये बयान आया है कि आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे ओवर द ग्राउंड वर्कर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमालय की चोटी पर भी नहीं लगेगी सैनिकों को ठंड, डीआरडीओ ने 5 कंपनियों को सौंप दी है ECWCS टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ग्लेशियर हिमालय की चोटियों में अपने निरंतर संचालन के लिए भारतीय सेना को जरूरत पड़ती है। दोस्तों अब पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भी दुश्मनों के दांत खट्टे करेगी देश की सेना। डीआरडीओ ने ये बड़ी टेक्नोलॉजी सौंप दी है। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। इजराइल के भीषण हवाई हमले में सीरियाई बंदरगाह पर तबाही, रूस ने तैनात कर रखा है S-400 मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की वायुसेना ने सीरिया के लटाकिया बंदरगाह पर भीषण हवाई हमला किया है। दावा है कि इस हमले में सीरिया में आ रहे हथियारों और विस्फोटकों को निशाना बनाया गया है और इस हमले के बाद बंदरगाह पर जोरदार धमाके हुए और आग की भीषण लपटें उठती देखी गई। करीब 10 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लटाकिया वही जगह है जहां पर रूस के सैनिक मौजूद हैं और उसने अपने सबसे अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात कर रखा है। तो करते हैं बड़ी खबर की तरफ जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में होता जा रहा है खतरनाक, WHO ने दे दी है इसको लेकर चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। WHO ने बुधवार को एक बयान में कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है। WHO की यह प्रतिक्रिया पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के 11% मामले बढ़ने के बाद आई है। भारत में भी ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के मामले बढ़कर 781 पहुंच गए हैं। कोविड-19 के साप्ताहिक एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट में WHO ने कहा कि कई देशों में वायरस के तेजी से फैलने के पीछे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट शामिल है और ये उन देशों में भी आगे निकल चुका है जहां पहले डेल्टा वेरिएंट हावी था। UN हेल्थ एजेंसी ने कहा कि नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन का ओवरऑल रिस्क बहुत ज्यादा है।
है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में बर्फबारी, दिल्ली में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड, देश भर में मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानों में छिटपुट बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर में मंगलवार को श्रीनगर को छोड़कर सभी जिलों में पारा शून्य से नीचे रहा। हिमाचल में भी जगह जगह बर्फबारी से मौसम सर्द हुआ। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को दिन भर होती रही छिटपुट बारिश से पारा लुढ़क कर 9.4 डिग्री पर रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 18 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन ठंड बढ़ेगी और पारा 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साल 2021 के पीएम मोदी के वो 6 काम जो 2000 रखेंगे हाई। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से 2021 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे सियासी कदम उठाए हैं जिन्होंने देश की राजनीति की दशा दिशा बदलने का काम किया है। देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला किया तो काशी कॉरिडोर का शिलान्यास व केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर वो हिंदुत्व का एजेंडा सेट करते नजर आए। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का कदम उठाया तो साल भर के बाद आंदोलन करने वाले किसानों की वापसी हुई। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी की 3 से 77 तक के आंकड़े तक पहुंचने का काम किया और यूपी में सीएम चेहरे को लेकर तस्वीर साफ की तो 4 राज्य में अपने सीएम बदलकर राजनीतिक एक्सपेरिमेंट भी किया। इसी तरह के साल 2021 में पीएम मोदी के 6 बड़े दावे और दाव आपको बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला दाव फ्री वैक्सीन का उपहार, दूसरा दाव हिंदुत्व का उभार, तीसरा दाव जो इस साल में पीएम मोदी की सरकार ने की है वो है बदल दिए 4 सीएम और किया राजनीतिक एक्सपेरिमेंट। चौथा जो बड़ा दाव भाजपा ने खेला है वो है ये बंगाल में विस्तार। पहले कम सीटें थी, अब 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई है भाजपा। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव सुधार भी किए गए हैं, कृषि कानूनों पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है पीएम मोदी द्वारा। तो ये 6 ऐसे दाव हैं जिसकी वजह से 2022 में भी भाजपा का जोश रहेगा हाई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के विरोध का नहीं है असर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी अधिक से अधिक सीटें, अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा कि भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि किसानों के विरोध का क्षेत्र की जनता की भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव सह प्रभारी भी है और उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी योगी सरकार के कामकाज और गुंडाराज के खिलाफ कार्रवाई के कारण सकारात्मक जनभावना के दम पर राज्य में 300 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या कृषि कानूनों को वापस लेने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को फायदा होगा, अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम किसानों के लाभ के लिए बिल लाए। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शायद कुछ कमी के कारण हम किसानों को समझ नहीं सके, भले ही बिल निरस्त कर दिए गए लेकिन ये राष्ट्र हित में किया गया था। आपको बता दें 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 76 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने इस क्षेत्र की 76 सीटों में से 66 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने 4, 3 और 2 सीटें जीती थी। तो दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कायम है भाजपा का जलवा और फिर से प्रचंड बहुमत से होगी जीत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शुरू हो चुके हैं कोरोना की तीसरी लहर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेताया। जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन संकट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए थे और वहां अब पार्कों और चिड़ियाघरों तक बंद कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने यह बात डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कही। नीतीश ने कहा कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ साथ बिहार में भी तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मेडिकल स्टाफ ने विभिन्न तैयारियां की हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक बिहार के सभी पार्क को और चिड़ियाघर को बंद रखेंगे। नए साल के जश्न पर भी रोक लगा दी गई है। बीते दिनों नीतीश कुमार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू को लेकर बताया था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि इस बीच पटना और गया के एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है और कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें 10 सिर्फ पटना में है, जबकि गया में 17 नए मामले की पुष्टि हुई है। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान राज में पाकिस्तानी रुपए का बुरा हाल, $1 की वैल्यू 177 पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, पाकिस्तानी रुपए का हाल बेहाल है। पाकिस्तानी रुपया साल 2021 में दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से है। पाकिस्तानी रुपया साल 2021 की शुरुआत से करीब 12% और मई के मध्य में 152.50 डॉलर के निचले स्तर पर 17% से ज्यादा गिर चुका है।